Hello students, my name is Mohit Bansal. Welcome to Mohit Bansal classes. Students, आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन और फिर उसके बाद में हम पढ़ेंगे उनका ऑल्टरेशन। मतलब सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि आखिर मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्या होता है, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन क्या होता है, और फिर उसके बाद में हम लोग देखेंगे कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन को अगर हम चेंज करना चाहें तो कैसे चेंज कर सकते हैं। बट स्टूडेंट्स, इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को एक बात बता दूं, अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आए कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन आखिर होता क्या है, तो याद रखिएगा एमओए क्या होता है, उसके अंदर कितने क्लॉजेस आते हैं, ये सभी बातें सेक्शन 4 के अंदर लिखी हुई हैं, सेक्शन 4 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। और आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन क्या होता है, ये बातें सेक्शन 5 के अंदर लिखी हुई है। और ऑल्ट्रेशन ऑफ एमओए, एमओए को ऑल्टर करना, एमओए को चेंज करना, ये लिखा हुआ है सेक्शन 13 के अंदर। तो एमओए होता क्या है, ये बात लिखी है सेक्शन 4 में, और एमओए को हम ऑल्टर चेंज कैसे कर सकते हैं, ये लिखा है सेक्शन 13 में। सेम उसी तरह से एओए सेक्शन 5 में लिखा हुआ है और ऑल्ट्रेशन ऑफ एओए सेक्शन 14 के अंदर लिखा हुआ है। ये सेक्शंस मैंने आपको बताए, एक बार आप इन्हें अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लें, नोट्स में अपने लिखे हुए हैं, जो कि आपको या तो क्लासेस परचेज किए तो नोट्स आपके पास में है, अदरवाइज टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएंगे, फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए अब हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं कि एमओए क्या होता है, एओए क्या होता है और उसको हम ऑल्टर कैसे करते हैं। देखिए, सबसे पहले बच्चों एक बात समझिए आप लोग कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, ये दोनों ऐसे डॉक्यूमेंट होते हैं, ये एक्चुअली में क्या होते हैं, ये डॉक्यूमेंट्स होते हैं, और ये वो डॉक्यूमेंट होते हैं जो कि हर कंपनी को बनाना कंपलसरी, मैंडेटरी, जरूरी होता है। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन वो डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो कि हर कंपनी को प्रिपेयर करना, हर कंपनी को बनाना मैंडेटरी है, कंपलसरी है, उनको बनाना ही पड़ेगा। अब आपको मैं एक बात बता दूं बच्चों, एमओए जो है ना, उसके अंदर कंपनी के बारे में सिर्फ 6 बातें आती हैं, टोटल ओनली 6 क्लॉजेस, 6 बातें इंक्लूड करता है एमओए। उन 6 बातों के अलावा एमओए में और कुछ नहीं आता, ओनली 6 क्लॉज आते हैं, हम क्लॉजेस बोलते हैं उनको, ओनली 6 क्लॉजेस आते हैं एमओए के अंदर। जबकि आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के अंदर तो बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस आते हैं। तो नॉर्मली अगर आप देखेंगे ना, तो एओए एमओए से बड़ा होता है, क्योंकि आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में रूल्स एंड रेगुलेशंस आते हैं जो बहुत सारे होते हैं, एमओए में टोटल सिर्फ 6 बातें आती हैं। और वो 6 बातें बच्चों, वो 6 बातें जो हैं, जो एमओए में आती हैं, वो 6 बातें होती हैं जो कि एक आउटसाइडर को हमें बतानी पड़ती है। जब भी कोई पर्सन कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, या जब भी कोई पर्सन कंपनी से जुड़ना चाहता है, तो उसको वो 6 बातें जाननी पड़ती हैं। अगर कोई बंदा कंपनी से ऑलरेडी रिलेटेड है, कंपनी का मेंबर है, एम्प्लॉय है, तो उसके लिए वो 6 बातें नहीं होती। अब हम कैसे इसको डिटेल में पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। मैंने आपको बताया मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एक डॉक्यूमेंट होता है जिसके अंदर कंपनी की मेजर इंफॉर्मेशन, मोटी मोटी इंफॉर्मेशन आती है, जैसे कंपनी का नाम आता है, कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस, कंपनी किस ऑब्जेक्ट के लिए ओपन है, ये सभी बातें आती हैं। अब एक बात बताइए बच्चों, अगर कोई आउटसाइडर है जो आज तक कंपनी से नहीं जुड़ा हुआ है, अगर आज वो किसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने चाहता है, अगर आज आप किसी कंपनी के शेयर्स खरीदना चाहते हो, किसी कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट करना चाहते हो, किसी कंपनी के प्रोडक्ट खरीदना चाहते हो, आप आउटसाइडर हो, आप कंपनी से ऑलरेडी जुड़े हुए नहीं हो, तो आपको ये जानना पड़ेगा कि यार आखिर मैं जिस कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर रहा हूं उसका नाम क्या है, उसका एड्रेस क्या है, वो किस पर्पस के लिए काम करती है, उसकी कैपिटल कितनी है,
वो लाइबिलिटी, मेंबर्स की लाइबिलिटी कैसी है, लिमिटेड बाय शेयर्स है, लिमिटेड बाय गारंटी है, और उसके अंदर कितने मेंबर्स हैं, उनके नाम क्या क्या हैं। ये कोई आउटसाइडर जो पहली बार कंपनी से जुड़ने जा रहा है, वो इन चीजों के बारे में जानने की कोशिश करता है, तब जाकर वो डिसीजन लेता है कि मैं कंपनी में इन्वेस्ट करूं कि नहीं करूं। और अगर उसे ये 6 बातें जाननी है तो उसको कंपनी का मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन पढ़ लेना चाहिए, क्योंकि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में ये 6 बातें लिखी हुई होती हैं। इसीलिए बच्चों बोला जाता है कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जो कि कंपनी और आउटसाइडर के बीच में रिलेशन बनाता है, कंपनी और आउटसाइडर के बीच में रिलेशन बनाता है स्टूडेंट्स। क्योंकि आप अगर किसी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप इन 6 बातों के बारे में जानना चाहेंगे, तो कंपनी और आउटसाइडर के बीच में रिलेशन बना रहे। अगर आप ऑलरेडी कंपनी से रिलेटेड है तो आपको तो उसका नाम पता है, एड्रेस पता है, ऑब्जेक्ट पता है, तो वो आप मेमोए आपके काम के लिए नहीं होगा, मेमोरेंडम एसोसिएशन आपके काम के लिए नहीं होगा। अच्छा, हम इसे कंपनी का चार्टर डॉक्यूमेंट भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं समझिएगा। एक बार की बात है स्टूडेंट्स, मैं एक बार मैं ना कोचिंग में पढ़ा रहा था, तो क्लासेस खत्म हो गई, तो मैं अपने घर जाने के लिए नीचे आया और अपनी गाड़ी निकाल रहा था। इतने में वहां पर एक स्टूडेंट आ गया और वो स्टूडेंट मेरे से बोला, रात का टाइम हो चुका था, वो स्टूडेंट बोला कि सर अब फ्री हो गए, अब घर जा रहे हो। मैंने बोला हाँ यार फ्री हो गया, मैं घर जा रहा हूँ, बट भूख बहुत तेज लग रही है। एक काम करते हैं, पहले पास वाली शॉप से अपन दोनों कुछ खा लेते हैं, फिर तुम अपने चले जाना, मैं अपने घर चला जाऊंगा। तो मैं उस स्टूडेंट को लेकर एक शॉप पर चला गया और मैं उस शॉप में डायरेक्टली एज ए एंट्री ले गया। यहाँ से एंट्री थी, मैं डायरेक्टली एंट्री ले गया उस स्टूडेंट के साथ। और अंदर जाकर मैंने उससे बोला कि भैया आप एक काम कीजिए, एक प्लेट मोमोज लगा दीजिए। तो उस दुकान वाले ने मेरे को और स्टूडेंट को बोला बाहर आ जाओ दुकान के। मैंने कहा क्या हुआ? बोला बाहर आ जाओ, बाहर आ जाओ। उसने बाहर बुला लिया हमको, और यहाँ दुकान पे ना एक चार्ट लटका हुआ था, उसका चार्ट, जिसपे लिखा हुआ था डोसा मिलता है, इडली मिलती है, पाव भाजी मिलती है, चाउमीन मिलती है, मोमोज कहीं नहीं लिखा था। उसने बोला क्या क्या मिलता है? मैंने कहा ये सब मिलता है। बोला मोमोज मिलते हैं कहीं पर? मैंने कहा नहीं मिलते। बोला जिस पर्पज के लिए मैं कॉन्ट्रैक्ट कर ही नहीं सकता, जो मेरा ऑब्जेक्ट ही नहीं है, वो करने के लिए क्यों बोल रहे हो? वो उसका चार्ट था। इसी तरह से मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के अंदर भी क्या आता है? ऑब्जेक्ट क्लॉज आता है। वो ये बताता है कंपनी किस पर्पज के लिए, ऑब्जेक्ट क्या उसका ऑब्जेक्ट है, किस पर्पज के लिए वो काम करती है। अगर आज सपोज करो रिलायंस कंपनी कपड़े बनाने का काम करती है और मैं मोहित बंसल क्लासेस उसके पास में एजुकेशन की फील्ड का कॉन्ट्रैक्ट लेकर चला जाऊं, वो मना कर देगी। बोला मेरा ऑब्जेक्ट कपड़े बनाने का है, तुम मेरे पास में फालतू का किसी और पर्पज के लिए कॉन्ट्रैक्ट क्यों ला रहे हो जिसके लिए मेरा ऑब्जेक्ट है ही नहीं। तो मैं दोबारा से बता दूं स्टूडेंट, इसीलिए हम बोलते हैं एमओए एक चार्टर डॉक्यूमेंट है, क्योंकि वो कंपनी का ऑब्जेक्ट बता देता है। तो मैं दोबारा से बोलता हूं कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एक डॉक्यूमेंट होता है जो कि हर कंपनी को बनाना जरूरी होता है। उसके अंदर टोटल सिर्फ 6 बातें आती हैं और वो कंपनी और आउटसाइडर के बीच में रिलेशन बनाता है। और हम एमओए को कंपनी का चार्टर डॉक्यूमेंट भी बोलते हैं क्योंकि उसके अंदर ऑब्जेक्ट क्लॉज डिफाइन होता है। स्टूडेंट बोलता है सर मुझे समझ में आ गया, लेकिन मेरे मन में एक डाउट है। मैंने कहा बोलिए। बोला सपोज कीजिए सर कि मैं क्वालिफाइड सीएस बन गया, कंपनी सेक्रेटरी, या सीएमए बन गया, या सीए बन गया, कुछ भी बन गया मैं। और सर अब मुझको एमओए मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन प्रैक्टिकली एक्चुअली में बनाना है। मुझे थ्योरेटिकली तो आपने समझा दिया कि 6 क्लॉज आते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली उसको कैसे बनाया जाता है ये मैं नहीं जानता, सर मेरी हेल्प कर दो। तो रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज आरओसी ने आप लोगों की हेल्प करने के लिए पहले से 5 सैंपल दिए हुए हैं एमओए के, 5 सैंपल्स ऑफ एमओए। आप उन 5 सैंपल में से कोई सा भी सैंपल अडॉप्ट करके अपनी कंपनी का एमओए बना सकते हो। उसमें नाम चेंज कर देना, एड्रेस चेंज कर देना, लेकिन वो सैंपल आपको मिल जाएगा। और ये आपकी हेल्प करने के लिए आरओसी ने सैंपल्स दिए हुए। मैंने आपको बोला 5 सैंपल दिए हुए,
अब आपको 5 में से कौन सा वाला चूज करना पड़ेगा। अगर आपकी कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स है तो टेबल ए वाला सैंपल चूज कर लो। अगर आपकी कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी है लेकिन शेयर कैपिटल नहीं है तो टेबल बी का चूज कर लो। अगर आपकी कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी है लेकिन शेयर कैपिटल बी है तो टेबल सी का कर लो। तो इस तरीके से ये आपको 5 सैंपल्स दिए हुए हैं। आप जिस टाइप की कंपनी है उस टाइप का आप एमओए का सैंपल अडॉप्ट करके अपना एमओए बना सकते हो। ये बात हम लोगों ने अभी तक सेक्शन 4 के अंदर पढ़ ली स्टूडेंट। अब हम आगे चलते हैं। अभी तक मैंने आपको बताया कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, टोटल 6 क्लॉजेस आते हैं, सेक्शन 4 के अंदर डिफाइंड है, कंपनी और आउटसाइडर के बीच में रिलेशन बनाता है। अब बात आती है आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। बच्चों आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन भी एक इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, हर कंपनी को बनाना पड़ता है, पर आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के अंदर कंपनी के इंटरनल रूल्स एंड रेगुलेशंस आते हैं कि कंपनी कैसे वर्क करेगी। कंपनी में जो भी कोई भी काम होगा, कोई भी काम होगा XYZ, वो कैसे होगा, रूल्स एंड रेगुलेशंस लेंगे। कंपनी अगर नाम चेंज करेगी तो कैसे करेगी, डायरेक्टर अपॉइंट करेगी तो कैसे करेगी, डायरेक्टर को रिमूव करेगी तो कैसे करेगी, कंपनी अगर मीटिंग करेगी तो कैसे करेगी। इंटरनल रूल्स रेगुलेशंस आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के अंदर लिखे हुए हैं। अब एक बात बताओ बच्चों मुझको, मैंने आपको बोला एमओए के अंदर 6 ऐसी बातें आती हैं जो कि आउटसाइडर के लिए जरूरी होती हैं, क्योंकि कंपनी के अंदर का बंदा तो ऑलरेडी उन 6 बातों को जानता है। इसलिए हमने एमओए के लिए बोला एमओए कंपनी और आउटसाइडर के बीच में रिलेशन बनाता है। लेकिन एओए के केस में ऐसा नहीं होता, क्योंकि एओए के अंदर इंटरनल रूल्स रेगुलेशंस आते हैं और इंटरनल रूल्स रेगुलेशन कभी भी आउटसाइडर पे अप्लाई नहीं होते, हमेशा मेंबर पे अप्लाई होते हैं। सपोज कीजिए आप मोहित बंसल क्लासेस के स्टूडेंट्स हैं, मैंने आज आपको एक चैप्टर पढ़ाया और मैंने आपसे बोला आप ऑलरेडी मेरे स्टूडेंट है, आप मेरी कंपनी के मेंबर हैं ऑलरेडी। मैंने आपसे बोला कि कल आपका टेस्ट होगा, तो आप मेरी कंपनी के मेंबर हैं तो ऑब्वियस बात है आपको रूल्स रेगुलेशंस मानने पड़ेंगे। बट सोचिए अगर मैं रोड पे चलते हुए किसी बच्चे से जो कि मेरे से नहीं पढ़ता, मैं उससे बोल दूं कि भैया कल तेरा कंपनी लॉ का टेस्ट है, वो बोलेगा भग जाओ यहाँ से, कौन हो भाई साहब आप। क्योंकि एओए के जो इंटरनल रूल्स रेगुलेशंस है ना, वो कंपनी के मेंबर पे अप्लाई होते हैं, क्योंकि उसके अंदर इंटरनल रूल्स रेगुलेशंस है। इंटरनल रूल्स रेगुलेशन कभी भी आउटसाइडर पर अप्लाई नहीं होते। ये बात यहाँ पर देखिए लिखी हुई है, आर्टिकल्स ऑफ कंपनी ये बताते हैं कि कंपनी कैसे काम करेगी, ठीक है ना। ये सभी चीजें यहाँ पर लिखी हुई हैं बच्चों। अच्छा अब स्टूडेंट बोलता है कि सर एक बात बताइए, आपने बोला कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन अगर किसी को नहीं बनाना आता तो आरओसी ने उसकी मदद के लिए कुछ सैंपल्स, कुछ टेबल्स दी हुई थी। हाँ, सेम उसी तरह से अगर आपको एओए बनाना नहीं आता तो उसकी भी सैंपल्स, उसकी भी टेबल दी हुई है। एमओए की टेबल क्या थी, एमओए की टेबल थी ABCDE। एओए की टेबल क्या है, आगे की 5 FGHIJ, ये एमओए है और ये एओए है। अब याद कैसे रखोगे, देखिए ये है एमओए का टेबल ए, जो टेबल एफ है एओए की वो एक्चुअली में एमओए की टेबल ए है, और उसके बाद में आपको शफल कर देना है। मतलब एओए का ये टेबल बी हो जाएगा, एमओए का टेबल बी, एओए का टेबल एच, और यहां पे टेबल सी आ जाएगा। मतलब बी नीचे चला गया, सी ऊपर आ गया, उसी तरह से डी यहां पे चला गया, ई यहां पे आ गया। ए और एफ मतलब एमओए का स्टार्टिंग टेबल और एओए का स्टार्टिंग टेबल सेम है। फिर आपको शफल कर देना है, यहां पे वैसे बी आता टेबल, एमओए का टेबल बी आता, यहां पे आएगा वो, और यहां पे सी आएगा, और यहाँ पे डी आएगा, और यहाँ पे ई आएगा। अरे बच्चों स्टूडेंट बोलता है सर मैं समझ गया, अभी तक जो मैं समझाऊं मैं एक बार आपको रिवाइज कर देता हूं मैं क्या क्या समझाऊं। सर अभी तक मैं ये समझा हूं कि एमओए और एओए दो बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होते हैं। एमओए सेक्शन 4 के अंदर डिफाइंड है, एओए सेक्शन 5 के अंदर डिफाइंड है। सर मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन कंपनी का चार्टर डॉक्यूमेंट कहलाता है क्योंकि उसके अंदर कंपनी का ऑब्जेक्ट क्लॉज आता है।
सर एमओए टोटल 6 बातों को इंक्लूड करता है, कंपनी के नाम को, एड्रेस, रजिस्टर्ड ऑफिस को, ऑब्जेक्ट को, कैपिटल को, लाइबिलिटी को और कितने मेंबर है, सब्सक्रिप्शन क्लॉज उसको। सर एमओए कंपनी और आउटसाइडर के बीच में रिलेशन बनाता है। आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन सेक्शन 5 में डिफाइंड है, इंटरनल रूल्स रेगुलेशंस आते हैं, कंपनी और मेंबर के बीच में रिलेशन बनाता है, आउटसाइडर से कोई लेना देना नहीं होता एओए का। और सर मुझे एमओए की भी टेबल समझ में आ गई है, मुझे एओए की भी टेबल समझ में आ गई। अगर एओए का लगाया जाए तो यहाँ पे टेबल एफ आ जाएगा और उसके बाद में टेबल जी, टेबल एच, टेबल आई, टेबल जे, ऐसे आ जाएगा। उल्टा शफल कर दिया, वो आप पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। क्लियर है? चलिए अब स्टूडेंट बोलता है सर आपने बोला एमओए के अंदर 6 क्लॉज आते हैं, वो 6 क्लॉज कौन कौन से होते हैं, मुझे डिटेल में पढ़ा दो। पढ़ा देता हूं, जल्दी से पढ़ा देता हूं। सबसे पहले आता है नेम क्लॉज। ये क्या बताता है बच्चों, वो ध्यान से सुनिएगा। नेम क्लॉज कंपनी के उस नाम के बारे में बताता है जिस नाम से कंपनी रजिस्टर हुई है, जिस नाम से कंपनी रजिस्टर हुई है। आज आपने अगर कोई कंपनी, मैंने लास्ट क्लासेस में आपको पढ़ाया था ना कि अगर आप कंपनी ओपन करना चाहते हैं तो पहले आपको नेम अप्रूवल देखना पड़ता है कि ये नाम अवेलेबल है कि नहीं। अब आपको पता है स्टूडेंट्स, एक चीज मैं आपको बता दूं, अगर आप कंपनी ओपन कर रहे हैं तो ऑब्वियस बात है आप अपनी कंपनी का नाम भी रखोगे। कंपनी का नाम रखते वक्त ना आपको 3 बातें ध्यान में रखनी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं स्टूडेंट्स, मैं आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं। पहला, कंपनी का नाम रिजेंबल नहीं होना चाहिए किसी ऑलरेडी कंपनी के नाम से। रिजेंबल का मतलब होता है मिलता जुलता, मिलता जुलता। अगर कोई ऑलरेडी एक कंपनी ओपन है किसी नाम से तो आप उसी कंपनी के नाम से मिलता जुलता अपनी कंपनी का नाम नहीं रख सकते, अदरवाइज वो गलत माना जाएगा। सेंट्रल गवर्नमेंट की नजर में अगर आ गए किसी दिन तो सेंट्रल गवर्नमेंट आपको नाम चेंज करने का ऑर्डर दे देगी। जैसे एग्जांपल के तौर पे आपने देखा होगा बिसलेरी एक कंपनी है जो कि बहुत फेमस है, बिसलेरी का पानी आता है। अब आप देखिए बहुत सारी ऐसी खुल गई बिलसेरी, तो बंदा क्या करता है जल्दी जल्दी में ना ले लेता है बोतल को, बस में बैठा हुआ, ट्रेन में बैठा हुआ आदमी ले लेता है, बाद में वो पढ़ता है उसको कि अरे मैंने तो लोकल खरीदी। मिलता जुलता नाम है, ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो पहली बात, जब भी आप कंपनी ओपन करें आपको कंपनी का नाम रखना पड़ेगा, लेकिन अपनी कंपनी का नाम आप ऑलरेडी ओपन किसी कंपनी के नाम से मिलता जुलता नहीं रख सकते स्टूडेंट्स। दूसरा, कंपनी का नाम अनडिजायरेबल नहीं होना चाहिए। अनडिजायरेबल का मतलब क्या होता है? अनडिजायरेबल का मतलब है उल्टा सीधा, गलत, अब्यूजिव, बल्गर। जैसे मार्केट में खड़े होके हम नहीं बोल सकते, है ना, कुछ गाली गलौच है उसके अंदर, कुछ अभद्र भाषा का उपयोग किया हुआ है, ऐसा नहीं होना चाहिए बच्चों। तीसरा, इसको लिख लीजिएगा अपनी कॉपी में, थर्ड पॉइंट जो मैं आपको बोल रहा हूं लिख लीजिएगा बहुत ही अच्छे से। थर्ड बात, इंडिया, भारत, हिंदुस्तान, एक मिनट, इंडिया, भारत, हिंदुस्तान, चैम्बर, कॉमर्स, मिनिस्ट्री, नेशनल, इंटरनेशनल, अगर ये इनमें से कोई भी शब्द, ये जो मैंने शब्द लिखे इंडिया, भारत, हिंदुस्तान, चैम्बर, कॉमर्स, मिनिस्ट्री, नेशनल, इंटरनेशनल, अगर इस तरह के शब्द आप अपनी कंपनी के नाम में ऐड करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको सेंट्रल गवर्नमेंट से पहले पूछना पड़ेगा। क्योंकि बच्चों ये जो नाम को दिखाई दे रहे हैं ना, इंडिया, भारत, हिंदुस्तान, ये जो शब्द आपको दिख रहे हैं, अगर आप ये अपनी कंपनी के नाम में यूज ले लोगे तो ऐसा प्रिटेंड हो जाता है कि ये गवर्नमेंट कंपनी है, क्योंकि ये पूरे इंडिया को रिप्रेजेंट करेगी ना। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, भारत पेट्रोलियम,
अगर इस तरह के शब्द आप अपनी कंपनी के नाम में यूज लेना चाहते हैं तो सेंट्रल गवर्नमेंट की प्रायर अप्रूवल लेनी पड़ेगी। तो जब भी, तो मैंने आपको बोला मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का पहला क्लॉज नेम क्लॉज होता है, ये बताता है किस नाम से कंपनी रजिस्टर हुई है। कंपनी का जब नाम आप रखोगे तो 3 बातें याद रखनी है। एक तो कंपनी का नाम रिजेंबल नहीं होना चाहिए ऑलरेडी ओपन कंपनी से, दूसरा अनडिजायरेबल नहीं होना चाहिए, तीसरा स्क्रीन पे जो शब्द लिखे अगर इनमें से कोई भी शब्द आप यूज कर रहे हो तो सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रूवल लेनी पड़ेगी। स्टूडेंट बोलता है सर मुझे बात समझ में आ गई, लेकिन अब मेरे दिमाग में एक क्वेश्चन अराइज हो गया। मुझे एमओए का पहला क्लॉज समझ में आ गया, नेम क्लॉज आ गया सर मुझको समझ में, लेकिन मेरे दिमाग में अब एक कंफ्यूजन आ गया है, उसे सॉल्व कर दो सर। आप करते? बोला सर क्वेश्चन जो मेरा कंफ्यूजन है ना वो यहाँ क्वेश्चन की फॉर्म में है, देखो आप। बोला सर एक कंपनी है जिसका नाम है एयरटेल कंपनी, और वो एयरटेल कंपनी 1985 में इनकॉर्पोरेट हो चुकी थी। क्या बोला मैंने आपको? एक कंपनी है जिसका नाम है एयरटेल, और वो कब इनकॉर्पोरेट हो गई थी? 1985 में, और अच्छी खासी चल रही थी, बढ़िया धंधा चल रहा था, बढ़िया बिजनेस चल रहा था। बोला सर फिर 1 अगस्त 2021 को एक एयरसेल नाम की कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई। अब सर एयरसेल का नाम एयरटेल से मिलता जुलता है, जो कि नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी एयरसेल इनकॉर्पोरेट हो गई। और आपने हमें पढ़ाया है कि अगर ऑलरेडी एक कंपनी ओपन है मतलब एयरटेल, तो उससे मिलते जुलते नाम से दूसरी कंपनी ओपन नहीं होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो एयरसेल ओपन हो गई है सर, अब क्या किया जाए? तो अब ध्यान रख से सुनो, अब ध्यान से सुनना बच्चों, मेरी बात को बड़े ध्यान से सुनना। तो एयरटेल कंपनी मतलब जो ओल्ड कंपनी है, मतलब जो ओरिजिनल कंपनी है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट को एप्लीकेशन लगा सकती है। क्या कर सकती है? सेंट्रल गवर्नमेंट को एप्लीकेशन लगा सकती है। कौन लगाएगा? खुद वो पुरानी कंपनी लगाएगी। किसको लगाएगी? सेंट्रल गवर्नमेंट को एप्लीकेशन लगाएगी। क्या लिखेगी एप्लीकेशन में? कि एक नई कंपनी ओपन हुई है जिसका नाम मेरे से मिलता जुलता है, वो मेरा बिजनेस तोड़ रही है। मार्केट में जो कस्टमर है वो जब इस कंपनी को देखते हैं उनको लगता है ये मेरी ही कोई कंपनी है, और मेरे कस्टमर उसके पास में जा रहे हैं, और वो बेकार क्वालिटी का माल देती है कंपनी, मेरी गुडविल, मेरी इमेज खराब हो रही है मार्केट में। सेंट्रल गवर्नमेंट जी आप प्लीज इस कंपनी का नाम चेंज करवा दो। इस तरह की एप्लीकेशन पुरानी वाली कंपनी लगा सकती है सेंट्रल गवर्नमेंट को नई कंपनी का नाम चेंज कर लेगी, मतलब जिसका नाम मिलता जुलता है। कितने टाइम के अंदर लगा सकती है? जब से ये नई कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है इसके 12 महीने के अंदर अंदर। ये कब इनकॉर्पोरेट हुई? 1 अगस्त 2021 को। तो 12 महीने मतलब 30 जुलाई 2022 तक एयरटेल कंपनी सेंट्रल गवर्नमेंट को एप्लीकेशन लगा सकती है। दोबारा से बोल रहा हूं, अगर कोई ऑलरेडी एक कंपनी ओपन है और अगर कोई नई कंपनी ओपन होती है जिसका नाम उससे मिलता जुलता है, तो ये पुरानी वाली कंपनी सेंट्रल गवर्नमेंट को एप्लीकेशन लगा सकती है 12 महीने के अंदर, जब से ये नई कंपनी ओपन हुई है, और उसमें लिखेगी इस नई कंपनी का नाम चेंज कर दो। जब सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में ये एप्लीकेशन पहुंचेगी तो सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्डर दे देगा एयरसेल को कि भैया अपना नाम चेंज करो नई कंपनी को। सर सेंट्रल गवर्नमेंट कितने दिन के अंदर ऑर्डर देगा? कोई टाइम लिमिट नहीं है सेंट्रल गवर्नमेंट को, जब फ्री फुर्सत मिलेगी। सेंट्रल गवर्नमेंट बड़ी अथॉरिटी है, आपके लिए तो फ्री बैठी नहीं है। जब सेंट्रल गवर्नमेंट को टाइम मिलेगा सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्डर दे देगा और इस नई कंपनी को अपना नाम चेंज करना पड़ेगा। तो पहली बात, सर जो पुरानी कंपनी है वो एप्लीकेशन लगा रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट को लगा रही है, 12 महीने के अंदर अंदर लगा रही है, जब से नई कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है उसके 12 महीने के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्डर दे रही है, इसका कोई टाइम लिमिट नहीं है, है ना, टाइम लिमिट नहीं है इसका। तीसरा, सर अब जो नई कंपनी है एयरसेल, उसको अपना नाम चेंज करना ही पड़ेगा क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट ने ऑर्डर दे दिया है, कंपलसरी है, नाम चेंज करना पड़ेगा। कितने टाइम के अंदर? 3 महीने के अंदर, जब से सेंट्रल गवर्नमेंट का
ऑर्डर आया। सपोज करिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने 18 अगस्त को अपना ऑर्डर पास कर दिया था, तो उसके 3 महीने के अंदर अंदर इस कंपनी को अपना नाम चेंज करना पड़ेगा। स्टूडेंट बोलता है सर मैं जो समझा मैं दोबारा समझा देता हूं आपको पूरा। आपने मुझे बताया मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का पहला क्लॉज नेम क्लॉज होता है। इसके अंदर कंपनी के नेम के बारे में आता है, जिस नाम से कंपनी रजिस्टर है, लेकिन 3 बातें नहीं होनी चाहिए। पहला, कंपनी का नाम ऑलरेडी ओपन कंपनी से रिजेंबलिंग नहीं होना चाहिए। दूसरा, कंपनी का नाम अनडिजायरेबल नहीं होना चाहिए। तीसरा, इंडिया, भारत, हिंदुस्तान, चैम्बर कॉमर्स, मिनिस्ट्री, नेशनल, इंटरनेशनल, इस तरह के शब्द अगर नाम में यूज करने कंपनी के तो सेंट्रल गवर्नमेंट से अप्रूवल ले लो। अगर ऑलरेडी कोई कंपनी ओपन है, उसके नाम से मिलते जुलते नाम से आपने कंपनी खोल दी, तो पुरानी वाली कंपनी 12 महीने के अंदर अंदर, नई कंपनी जब से बनी है उसके 12 महीने के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट को एप्लीकेशन देगी। सेंट्रल गवर्नमेंट एप्लीकेशन को चेक करके ऑर्डर पास कर देगा नई वाली कंपनी को कि नाम चेंज करो, और जब से ऑर्डर आया है उसके 3 महीने के अंदर नई वाली कंपनी को नाम चेंज करना पड़ेगा। लेकिन मेरे से एक बार एक स्टूडेंट ने ये बोला सर आपने बोला ये जो एयरटेल कंपनी है, जो पुरानी कंपनी है, जो ओरिजिनल कंपनी है, वो 12 महीने के अंदर अंदर एप्लीकेशन लगा दे जब से ये नई कंपनी ओपन हुई। मतलब एग्जांपल के तौर पे ये नई कंपनी 1 जुलाई 2021 को ओपन हुई। ये नई वाली जो कंपनी है सर वो 1 जुलाई 2021 को ओपन हुई, तो 12 महीने के अंदर मतलब 30 जून 2022 तक एयरटेल सेंट्रल गवर्नमेंट को, क्योंकि पुरानी वाली कंपनी के पास में 12 महीने का टाइम है, लेकिन सर सोचिए कि 12 महीने एक्सपायर हो गए, 12 महीने निकल गए, और ये नई वाली ये जो पुरानी कंपनी है एयरटेल, ये सेंट्रल गवर्नमेंट को एप्लीकेशन नहीं लगा पाई। तो क्या सर अब ये एयरसेल कंपनी इस नाम से चलती रहेगी और एयरटेल का बिजनेस बेचारी का खराब होता रहेगा? अब देखिए क्या होता है, जो वो पुरानी कंपनी है ना जिससे नाम मिलता जुलता था, अगर वो खुद एप्लीकेशन लगाना चाहती है, खुद एयरटेल अगर एप्लीकेशन लगाना चाहती है, तो उसको 12 महीने का टाइम मिलता है। उसको 12 महीने का टाइम मिलता है। 12 महीने के बाद में वो खुद एप्लीकेशन नहीं लगा सकती। एयरटेल खुद एप्लीकेशन नहीं लगा सकती, खुद नहीं लगा सकती, किसी और से तो लगवा सकती है। हाँ, तो एयरटेल कंपनी ना खुद नहीं लगा सकती, लेकिन कोई और कौन, कोई भी इस दुनिया में कोई भी, चाहे से वो एयरटेल का मेंबर है, शेयर होल्डर है, डायरेक्टर है, प्रमोटर है या नहीं है, इवन कोई जनता बाहर, पब्लिक, फ्री, आउटसाइडर जिसका लेन देन नहीं है किसी से, एयरटेल खुद नहीं लगा सकती 12 महीने के बाद। लेकिन इस दुनिया में कोई भी व्यक्ति एयरटेल के बिहाफ पे लगा सकता है सेंट्रल गवर्नमेंट को। सर आपने बोला एयरटेल जो मतलब पुरानी कंपनी है उसके पास में 12 महीने का वक्त होता है एप्लीकेशन लगाने को, वो नहीं लगा पाई, तो कोई भी एनी पर्सन इस दुनिया में कोई भी पर्सन एप्लीकेशन लगा सकता है। सर उसके पास कितना टाइम होता है? उसके पास 3 साल होते हैं। इसके पास कितना टाइम था? 30 जून 2022, क्योंकि 12 महीने। इसके पास कितना टाइम है? लगा लो 21 से लगा लो 22, 23, 24, 30 जून 2024। जब से नई वाली कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है उसके 3 साल के अंदर एप्लीकेशन लगा सकते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट चेक करेगा एप्लीकेशन को और ऑर्डर पास कर देगा। पुराने वाले में जब एयरटेल खुद एप्लीकेशन लगा रही थी, तब इस एयरसेल कंपनी को कितना टाइम मिला था नाम चेंज करने के लिए? 3 महीने। लेकिन अगर किसी और ने एप्लीकेशन लगाई है तो वो 3 साल में एप्लीकेशन लगाएगा, और उस वक्त इस कंपनी को नाम चेंज करने के लिए कितना टाइम मिलेगा? 6 महीने। तो इसको अगर मैं कंक्लूड करूं, अगर ओल्ड कंपनी खुद लगा रही है तो 12 महीने में लगाएगी, और जो टाइम मिलेगा नाम चेंज करने के लिए, टाइम टू चेंज नेम, वो 3 महीने मिलेंगे। लेकिन अगर कोई और लगा रहा है एनी अदर, तो 3 साल, और जो टाइम मिलेगा चेंज करने के लिए नई वाली कंपनी को, वो 6 महीने। स्टूडेंट बोलता है सर सब समझ में आ गया, मजा आ गया मेरे को। स्टूडेंट बोलता है सर अब तक जो मैं समझा मैं एक बार रिवाइज कर देता हूं पूरा आपने जो समझाया।
आपने मुझको समझाया मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एक डॉक्यूमेंट होता है, सेक्शन 4 में डिफाइंड है, हर कंपनी को बनाना पड़ता है, टोटल 6 बातें आती हैं उसके अंदर। नेम क्लॉज, रजिस्टर्ड ऑफिस पढ़ेंगे हम सबके बारे में, ऑब्जेक्ट क्लॉज, कैपिटल, देन उसके बारे में लाइबिलिटी एंड सब्सक्रिप्शन। आपने बताया नेम क्लॉज जो है वो कंपनी के नाम के बारे में बताता है, और कंपनी के नाम के अंदर 3 चीजों का हमें ध्यान रखना पड़ता है। ऑलरेडी इनकॉर्पोरेटेड कंपनी के नाम से रिजेंबल नहीं होना चाहिए, दूसरा अनडिजायरेबल नहीं होना चाहिए, तीसरा इंडिया, भारत, हिंदुस्तान, नेशनल, इंटरनेशनल, चैम्बर कॉमर्स, मिनिस्ट्री, इस तरह के शब्द अगर नाम में यूज करने हैं कंपनी के, तो सेंट्रल गवर्नमेंट की प्रायर अप्रूवल आपको लेनी पड़ेगी। देन इसके बाद में अगर कोई कंपनी ओपन हो गई है तो पुरानी वाली कंपनी 12 महीने के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट को एप्लीकेशन लगा सकती है, एंड सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्डर दे देगी नई कंपनी को नाम चेंज करने का, उसको 3 महीने के अंदर करने। बट 12 महीने निकल गए तो वो खुद पुरानी वाली कंपनी नहीं लगा सकती, कोई और लगा सकता है 3 साल के अंदर। इस वाले केस में नई वाली कंपनी को नाम चेंज करने के लिए 6 महीने का टाइम मिलेगा। अब आ जाते हैं बच्चे हम सिचुएशन क्लॉज पे। बच्चों ये सिचुएशन क्लॉज भी इसको बोलते हैं, इसको रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज भी बोलते हैं। मतलब ये क्लॉज कंपनी के रजिस्टर्ड ऑफिस एड्रेस के बारे में बताता है, जहां पे कंपनी का एक्चुअल में रजिस्टर्ड ऑफिस एड्रेस है। मतलब जहां पर कोई भी अगर कंपनी को लेटर, सर्कुलर, नोटिस, ऑर्डर कुछ भी भेजना चाहता है तो उस एड्रेस पे भेजना पड़ेगा। और बच्चों हम लोगों ने जब ये पढ़ा था कि कंपनी को कैसे इनकॉर्पोरेट करते हैं, इससे पहले वाले पार्ट में, इससे पहली वाली क्लास में हमने पढ़ा था कंपनी कैसे ओपन की जाती है, प्रोसेस पढ़ा था। मैंने आपको बताया था जब कंपनी को सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिल जाता है हर कंपनी को, उसके 30 दिन के अंदर अंदर उस कंपनी के पास में रजिस्टर्ड ऑफिस एड्रेस का होना जरूरी है। और उसने उन्हीं 30 दिन के अंदर INC 22 नाम का ई फॉर्म ROC को फाइल कर दिया हो, जिसमें उसने बता दिया हो ये मेरा एक्चुअल में रजिस्टर्ड ऑफिस एड्रेस है। बताया था कि हर कंपनी के पास में रजिस्टर्ड ऑफिस एड्रेस का होना मैंडेटरी है, पोस्टल एड्रेस, कंप्लीट रजिस्टर्ड ऑफिस एड्रेस। कितने दिन में? जिस दिन कंपनी को सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिला उसके 30 दिन के अंदर। और ये बात वो कंपनी ROC को भी बता देगी उन्हीं 30 दिन के अंदर। ROC को बता देगी, कैसे बताएगी? ई फॉर्म INC 22 फाइल करके उसमें लिख देगी ये मेरा रजिस्टर्ड ऑफिस एड्रेस है। ये बात बच्चों यहाँ पे लिखी हुई है, ये बात लिखी हुई है। नेक्स्ट आता है ऑब्जेक्ट क्लॉज। इसमें क्या होता है? इसमें कंपनी का मेन ऑब्जेक्ट आता है, मेन ऑब्जेक्ट कि कंपनी आखिर क्या काम कर रही है, कंपनी क्यों इनकॉर्पोरेट हुई है, कंपनी किस ऑब्जेक्ट के लिए इनकॉर्पोरेट हुई है। जैसे एग्जांपल के तौर पर मोहित बंसल क्लासेस, हमारा ऑब्जेक्ट क्या है? एजुकेशन देना। तो हमने हमारे ऑब्जेक्ट क्लॉज में लिखा हुआ है। एग्जांपल के तौर पे DLF कंपनी, उसका ऑब्जेक्ट क्या है? कंस्ट्रक्शन का काम करना, उसने अपने ऑब्जेक्ट। तो जिस पर्पस के लिए आप ओपन हुए हो ना, वो पर्पस आपको इसमें लिखना पड़ता है। बच्चों एक बात याद रखना, आप किसी भी पर्पस के लिए कंपनी ओपन कर सकते हो, बस वो पर्पस इलीगल ना हो। ऐसा आपने कोई कंपनी ओपन कर ली जिसमें आप ये बोलते हो कि हम तो पैसा लेके लोगों का मर्डर करते हैं, हम तो पैसा लेके लोगों पे घर खाली करवा देते हैं, वो इलीगल ऑब्जेक्ट के लिए आप काम कर रहे हो। और ऐसा नहीं होना चाहिए बच्चों, ऐसा नहीं होना चाहिए। और कोई भी कंपनी, जैसे फॉर एग्जांपल मोहित बंसल एजुकेशन कंपनी, हमारा ऑब्जेक्ट क्या है? एजुकेशन। तो सिर्फ हम एजुकेशन से रिलेटेड ही काम करेंगे, हम किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के लिए काम नहीं कर सकते। अगर हम किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के लिए काम कर रहे हैं जो कि हमने अपने ऑब्जेक्ट क्लॉज में लिखा भी नहीं है, तो हम उसे अल्ट्रा वायरस बोलते हैं। वो वॉइड होता है, गलत होता है, इलीगल होता है बच्चों। स्टूडेंट बोलता है सर एमओए के 3 क्लॉज पढ़ा दिया आपने, नेम क्लॉज, रजिस्टर्ड ऑफिस, ऑब्जेक्ट क्लॉज, नेक्स्ट आ जाओ लायबिलिटी क्लॉज। अरे इसको तो मैंने लगातार 2-3 क्लासेस में पढ़ाया है कि कोई भी कंपनी जब इनकॉर्पोरेट होती है ना, तो उसको ये बताना पड़ता है कि उसके मेंबर्स की लायबिलिटी लिमिटेड है कि अनलिमिटेड है। और लिमिटेड है तो लिमिटेड बाय शेयर से गारंटी है। प्रीवियस क्लासेस में इसको बहुत ही डिटेल में पढ़ाया है, इस वाले टॉपिक को बहुत एग्जांपल्स तक दिए इसके, बहुत सारे एग्जांपल्स। आप लोग ने नहीं पढ़ा है तो फिर पहले क्लास वो वाली देख लो, वहां से पूरा समझ में आ जाएगा। तो अभी तक एमओए के अंदर हम लोगों ने 4 क्लॉज देखे। क्या क्या बातें देखी? कि कंपनी का नाम क्या है, कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस एड्रेस क्या है, कंपनी का ऑब्जेक्ट क्या है, और कंपनी के मेंबर्स की लायबिलिटी की लिमिट भी देख ली कि कंपनी के मेंबर्स की लायबिलिटी की लिमिट कैसी है। कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स है, लिमिटेड बाय गारंटी है, अनलिमिटेड कंपनी है, ये सब चीजें भी हम देख चुके। नेक्स्ट कैपिटल क्लॉज की कंपनी की कैपिटल कितनी है, ऑथराइज्ड कैपिटल, रजिस्टर्ड कैपिटल, इशूड शेयर, ये सब चीजें।
और इसके बाद में आता है एसोसिएशन और सब्सक्रिप्शन क्लॉज। इस पे ध्यान रखिएगा बच्चों। आपको पता है मैंने जो आपको ऊपर के 5 क्लॉज पढ़ाए एमओए के अब तक, नेम क्लॉज, रजिस्टर्ड ऑफिस, ऑब्जेक्ट, कैपिटल एंड लायबिलिटी, अगर कोई कंपनी फ्यूचर में चाहे ना तो इन क्लॉजेस को चेंज कर सकती है, अपना नाम चेंज कर सकती है, एड्रेस चेंज कर सकती है, ऑब्जेक्ट चेंज कर सकती है कंपनी। लेकिन ये जो लास्ट वाला क्लॉज है ना, एसोसिएशन और सब्सक्रिप्शन क्लॉज, इसको ऑल्टर नहीं कर सकते, इसको चेंज नहीं कर सकते। सर ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए बच्चों, क्योंकि आपको मैंने बताया था कि एक पब्लिक कंपनी होती है जिसके अंदर मिनिमम 7 मेंबर्स होने जरूरी है, प्राइवेट कंपनी में कम से कम 2 मेंबर, और 1 पर्सन कंपनी में कम से कम 1 मेंबर। इस क्लॉज के अंदर पता है क्या आता है? इस क्लॉज के अंदर उन मेंबर्स का नाम आता है जब कंपनी बनी थी उस वक्त जो मिनिमम मेंबर्स थे उनका नाम आता है। जैसे एयरटेल कंपनी जब बनी तो उसके मिनिमम मेंबर्स होंगे ना, फॉर एग्जांपल 7 मिनिमम मेंबर, उन 7 लोगों का नाम इसमें आता है। उसके बाद एयरटेल कंपनी में लाखों मेंबर्स आ गए, सबका नाम नहीं आता है। जिस वक्त कंपनी बनाई गई थी उस वक्त कौन कौन इसका मेंबर था उनका नाम आता है बच्चों, उनका नाम आता है। मिनिमम मेंबर्स मतलब जब कंपनी बनाई गई थी तब आता है ना। और उसमें ऐसा लिखा रहता है, मैं आपको बताऊं, जैसे यहाँ पर मेंबर का नेम लिखा रहता है, फिर उसका फादर्स नेम लिखा रहता है। और आपको पता है बच्चों, जब कंपनी बनाई जाती है तो मिनिमम मेंबर्स होते हैं, मैं ऑलरेडी क्लासेस में पढ़ा चुका हूं, पब्लिक में 7, प्राइवेट में 2, 1 पर्सन में 1, उनका नाम इस क्लॉज में आ जाता है, जो जब तक कंपनी चलेगी तब तक रहता है, इसे कभी ऑल्टर नहीं करते, चाहे से कंपनी के करोड़ों मेंबर्स नए बन जाएं। लेकिन जब कंपनी बनी थी उस वक्त जो लोग मिनिमम मेंबर्स थे उनका नाम यहाँ आ रहा है, और ये कभी चेंज नहीं होगा। क्योंकि कंपनी ना जब 50 साल पूरे कर लेती है, 25 साल पूरे कर लेती है, 15, 10, 5, 20 साल पूरे कर लेती है, उनको ना गिफ्ट भेजती कि आप लोग हमारे उस वक्त मेंबर थे जब हम नए नए खुले थे, आपकी वजह से हमने इतना बड़ा मुकाम अचीव किया। बागवान मूवी में देखा होगा, अमिताभ बच्चन एक होटल में जाते हैं तो उनको फ्री में पूरा स्टे दिया जाता है कि आप हमारे पहले ग्राहक थे या फलाने नंबर के ग्राहक थे, ऐसा होता है। और बच्चों ये जो मिनिमम मेंबर्स होते हैं ना, इनको कम से कम 1 शेयर खरीदना मैंडेटरी है, एटलीस्ट 1 शेयर। उसके अलावा ज्यादा खरीद सकते हैं, ये जितने चाहें उतने खरीद सकते हैं, बट एटलीस्ट 1 शेयर खरीदना जरूरी है। इसीलिए इसको सब्सक्रिप्शन क्लॉज बोला जाता है। सब्सक्राइब करने का मतलब क्या है? परचेज करना। आप टाटा स्काई सब्सक्राइब करते हो मतलब परचेज करते हो, है ना। तो इस पर क्या है, कम से कम 1 शेयर खरीदना जरूरी। देखो सब कुछ लिखा हुआ है इसके अंदर। ये क्या बताता है कि एमओ जो मेंबर्स है वो उन्होंने एमओए को साइन कर दिया हो, कम से कम एक विटनेस की प्रेजेंस में साइन किया हो। जैसे आज मैं कंपनी का मेंबर बन रहा था तो मैंने सिग्नेचर किया, मैं इस कंपनी का मेंबर हूं, और मेरे सामने उस वक्त कोई गवाह था कि मैंने मेरी मर्जी से मेंबर बनाऊं, किसी ने जबरदस्ती नहीं बनाया। कम से कम 1 शेयर खरीदना पड़ता है। जितने शेयर्स खरीदे उसके नाम के आगे यहाँ पर लिखा रहता है शेयर्स परचेज्ड, कितने शेयर्स इसने खरीदे। तो बच्चों ये हो गई आपके एमओए की बात यहां तक, और एओए मैंने आपको समझा दिया था। स्टूडेंट बोलता है सर मुझे समझ में आ गया, सर मुझे समझ में आ गया, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्या होता है, उसके 6 क्लॉज क्या होते हैं, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन क्या होता है, सब समझ गया। मुझे तो ये बताओ कि सर मुझको मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को चेंज करना है, ऑल्टर करना है, सर कैसे करूं? तो करेंगे हम। पहले हम नेम क्लॉज को ऑल्टर करेंगे, फिर हम रजिस्टर्ड ऑफिस को करेंगे, फिर हम ऑब्जेक्ट को करेंगे, ऐसे करके हम एक एक चीज को चेंज करेंगे बच्चों, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मैं आपको बता दूं, मैंने आपको पहले भी बोला था, एमओए क्या है ये सेक्शन 4 में डिफाइंड है, एओए क्या है ये सेक्शन 5 में डिफाइंड है। लेकिन जो ऑल्ट्रेशन है एमओए का वो सेक्शन 13 में डिफाइंड है, देखो लिखा हुआ है। और जो एओए का ऑल्ट्रेशन है बच्चों वो सेक्शन 14 में डिफाइंड है, याद रखिएगा सेक्शंस को। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं एमओए का ऑल्ट्रेशन। उसमें सबसे पहले पढ़ेंगे अगर कोई कंपनी अपना नाम चेंज करना चाहती है तो कैसे चेंज करेगी। एग्जाम्पल से पढ़ेंगे बच्चों, बड़े ध्यान से देखिए, एग्जाम्पल से पढ़ने वाले हैं। 1 मिनट देखिए, एक बार की बात है, ये कैटरीना कैफ जो आपको दिखाई दे रही है ये मेरी पड़ोसी है। तो एक दिन मैं अपने घर की छत पे खड़ा था, ये मेरे पास में आई, इनको पता है मुझे कंपनी लॉ की नॉलेज है, तो ये आई है, बोली कि मैं अपनी कंपनी का नाम चेंज करना चाहती हूँ, कैसे करूं मुझे बता दो प्लीज। तो मैंने बोला
कि जो भी नया नाम आप रखना चाहती हैं, आपकी ऑलरेडी कंपनी का नाम है, अब आप चाहती हैं कि आप उस नाम को चेंज करके नया नाम रख लें, तो जो भी नया नाम अपने अपने दिमाग में यहाँ पर सोचा है, अपने दिमाग में, आप एक काम कीजिए, पहले ना चेक कर लीजिए कि क्या वो नया नाम अवेलेबल है कि नहीं। और वो कैसे चेक करोगे? आप ना MCA21 पोर्टल पे चले जाए, वहां पे आपको रन सर्विस नाम की एक फैसिलिटी मिलेगी, रिजर्व यूनिक नेम। आप वहां पर जो भी नाम सोच रही है ना, वो फिल करके इसके थ्रू वहां पे आपको पता लग जाएगा कि वो नाम अवेलेबल है कि नहीं। तो कैटरीना कैफ का पहला सवाल क्लियर हो गया। उन्होंने पूछा मुझे नाम चेंज करना है, कैसे करूं? मैंने बोला जो भी नया नाम चेंज करना चाहती हो ना, पहले चेक कर लो क्या वो नाम अवेलेबल है। ये गई, इन्होंने चेक किया, ये बोली नाम तो अवेलेबल है, अब क्या करूं? मैंने कहा अब आपको दो कंडीशन सेटिस्फाई करनी है। पहली कंडीशन क्या है, बड़े ध्यान से सुन लीजिए। मैंने बोला दो कंडीशन सेटिस्फाई करनी है। पहली कंडीशन, आपको जनरल मीटिंग के अंदर स्पेशल रिजोल्यूशन पास करना है, मतलब अपने मेंबर्स से आपको पूछना है स्पेशल रिजोल्यूशन पास करवा के कि मैं अपनी कंपनी का नाम चेंज कर सकती हूं कि नहीं। दूसरा, सेंट्रल गवर्नमेंट से अप्रूवल लेनी है। तो कैटरीना कैफ को अब तक क्या समझ में आया? कैटरीना कैफ को ये समझ में आया, जब भी कभी भी अपनी कंपनी का नाम चेंज करना है, पहले तो ये चेक करो जो नाम सोच रहे हो क्या वो नाम अवेलेबल है। अगर है तो दो कंडीशन सेटिस्फाई कर लो, बस काम हो जाएगा। दो कंडीशन कौन कौन सी है? एक तो जनरल मीटिंग में अपने मेंबर से स्पेशल रिजोल्यूशन पास करवा लो, और दूसरा सेंट्रल गवर्नमेंट की प्रायर अप्रूवल ले लो। सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रूवल लेने कैसे लोगे? एप्लीकेशन फाइल करोगे सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, ई फॉर्म INC 24 में एप्लीकेशन लगा दो सेंट्रल गवर्नमेंट। कैटरीना कैफ बोली ठीक है। फिर उसके बाद मैंने बोला वो जनरल मीटिंग में SR पास करवा लो। बोला फिर मैंने बोला अरे हो गया आपका नाम चेंज, आपने 3 काम कर लिए। आपने रन सर्विस के थ्रू नाम की अवेलेबिलिटी देखी, सेंट्रल गवर्नमेंट से अप्रूवल ले ली, जनरल मीटिंग में SR पास कर लिया, बस आपकी कंडीशन पूरी हो गई है। अब आप एक काम कीजिए, आपके पास में जो सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन था ना पुराना वाला, उस पे तो ओल्ड नेम है, जबकि आपने नाम चेंज कर लिया, तो ये वाला सर्टिफिकेट को सरेंडर कर दो ROC और नया वाला ROC से COI ले लो। तो करिश्मा कपूर कैटरीना कैफ जो है वो समझ गई, बोले अरे वाह बड़ा इजी है, पहले नाम की अवेलेबिलिटी चेक करो, सेंट्रल गवर्नमेंट से अप्रूवल लो, एप्लीकेशन INC 24 में लगाओ सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रूवल लेने के लिए, फिर जनरल मीटिंग में SR पास करवा दो और उसके बाद पुराना वाला COI सरेंडर कर दो। कैटरीना कैफ बोली मजे आ गए, मैं समझ गई इस बात। तो बच्चों देखिए ये बात यहाँ पर लिखी हुई है, ये बात यहाँ पर लिखी हुई है पूरी। लेकिन क्वेश्चन ये आता है कि ROC जब नया सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन देगी जिसमें नया नाम होगा, वो ई फॉर्म INC 25 में इशू करेगी। स्टूडेंट बोलता है समझ गया सर मैं समझ गया। अगर किसी कंपनी को अपना नाम चेंज करना है तो पहले रन सर्विस के थ्रू चेक करना है नाम अवेलेबल है कि नहीं, उसके बाद में सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रूवल लेनी है जिसके लिए एप्लीकेशन INC 24 में लगेगी, और उसके बाद जनरल मीटिंग में स्पेशल रिजोल्यूशन पास करवाना है। और सर जो हमने पुराना वाला COI ROC को सरेंडर किया और नया वाला हम ROC से लेंगे, ROC हमें INC 25 में देगी नया वाला COI। और सर मुझे एक बात और पता है, मैंने CMA इंटर में भी पढ़ी हुई है, मैंने CS एग्जीक्यूटिव में भी पढ़ी हुई है, मैंने CA इंटर, मैंने सब जगह पे पढ़ा हुआ है। हर जहां जहां कंपनी लॉ पढ़ी है मैंने सब जगह पढ़ा हुआ है कि अगर कोई भी कंपनी, एनी कंपनी, कोई भी कंपनी किसी भी पर्पस के लिए, किसी भी, जरूरी नहीं है सिर्फ नाम चेंज के लिए, किसी भी पर्पस के लिए अगर स्पेशल रिजोल्यूशन पास करती है, कोई भी कंपनी किसी भी पर्पस के लिए अगर स्पेशल रिजोल्यूशन पास करती है, तो वो स्पेशल रिजोल्यूशन उसे रजिस्टर कराना पड़ता है ROC को 30 दिन के अंदर, जब से वो स्पेशल रिजोल्यूशन पास किया। ई फॉर्म MGT 14 फाइल करा जाता है, तो कंपनी ई फॉर्म MGT 14 फाइल करेगी 30 दिन के अंदर, जब से स्पेशल रिजोल्यूशन पास हुआ है, स्पेशल रिजोल्यूशन रजिस्टर कराने के लिए। स्टूडेंट बोला सर मैं समझ गया, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब बच्चों कैटरीना कैफ को ना एक दिक्कत फिर से आई। कैटरीना कैफ बोली ओके, आप मोहित तुमने जो बोला वो मैं समझ गई, वैसे मैं नाम चेंज कर लूंगी। लेकिन फिर दोबारा आई मेरे पास में, बोली मेरी कंपनी का जो अभी प्रेजेंट में नाम है ना, प्रेजेंट में अभी जो नाम है
वो है के प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। ये मेरी कंपनी का प्रेजेंट नाम है, प्रेजेंट। मैंने बोला और तुम नया नाम क्या रखना चाह रही हो? बोली के लिमिटेड कंपनी। मतलब जो मेरी कंपनी का ऑलरेडी नाम है उसमें से बस मैं प्राइवेट वर्ड को डिलीट करना चाहती हूँ, हटाना चाहती हूँ। तो मैंने उससे बोला सुनो, बहुत ध्यान से सुनो, बहुत ही ध्यान से सुनो, बहुत ही ध्यान से सुनो। वैसे तो अगर कंपनी का नाम चेंज करना है तो दो कंडीशन पूरी करनी पड़ती है, सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रूवल प्लस स्पेशल रिजोल्यूशन। लेकिन अगर कंपनी का नाम आप कुछ इस तरह से चेंज कर रहे हो कि कंपनी का नाम एज इट इज रहेगा जैसे पहले था, बस या तो प्राइवेट शब्द को आप ऐड कर रहे हो या प्राइवेट शब्द को आप डिलीट कर रहे हो, हटा रहे हो, बाकी कंपनी का पूरा नाम एज इट इज रहेगा, तो फिर उस केस में आपको सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रूवल नहीं चाहिए, सिर्फ स्पेशल रिजोल्यूशन से काम हो जाएगा। तो कैटरीना कैफ बोली इसका मतलब तुम ये बोल रहे हो अगर किसी कंपनी का नाम एबीसी है और वो उसको XYZ करना चाहता है, ये तो पूरा का पूरा चेंज हो गया, तो सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रूवल प्लस स्पेशल रिजोल्यूशन दोनों काम होंगे। लेकिन अगर नाम इस तरह से चेंज कर रहे हो कि सिर्फ प्राइवेट वर्ड ऐड होगा या डिलीट होगा, या तो ऐड होगा या डिलीट होगा, तो फिर उस केस में सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रूवल नहीं चाहिए, सिर्फ स्पेशल रिजोल्यूशन पास कर लो। बोला मुझे समझ में आ गया, मुझे मजे आ गए, मुझे ये पूरा का पूरा नेम चेंज का समझ में आ गया ऑल्टरेशन ऑफ एमओए में। अब हम चलते हैं ऑल्टरेशन ऑफ एमओए के सेकंड क्लॉज, चेंज ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस। स्टूडेंट इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को एक बात क्लियरली बता दूं, बड़े ध्यान से सुन लो इस बात कि जो कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस होता है ना, उसे हम चार तरह से चेंज कर सकते हैं और वो चारों तरह हम पढ़ेंगे और वो चारों तरह की कंडीशंस भी आपको याद रखनी है बच्चों, वो मैं आपको समझाता हूं। देखिए क्वेश्चन से समझिएगा बच्चे। एक कंपनी है जिसका नाम है मोहित बंसल क्लासेस, और उस कंपनी का अभी जो रजिस्टर्ड ऑफिस है ना, कंपनी का सॉरी पहले जो रजिस्टर्ड ऑफिस था वो था लाल कोठी जयपुर। जयपुर के अंदर लाल कोठी एक जगह है, वहां पर मेरा रजिस्टर्ड ऑफिस था मेरी कंपनी का। फिर मैंने उस कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस चेंज कर दिया बच्चे, और वो मैंने 22 गोदाम जयपुर कर दिया। रहा जयपुर में लेकिन वो लाल कोठी से 22 गोदाम आ गया। क्या ये बहुत बड़ा चेंज है? नहीं सर, ये तो बहुत बड़ा चेंज नहीं है, ये तो सर छोटा सा चेंज है। क्योंकि सर ना तो आपने इसमें सिटी चेंज करी, ना सर आपने इसमें स्टेट चेंज करा, और ना ही आपने इसमें आरओसी चेंज करा। क्योंकि एक एक स्टेट का एक आरओसी होता है, फॉर वन स्टेट वन आरओसी। राजस्थान का एक आरओसी है, उत्तर प्रदेश का एक आरओसी है, मध्य प्रदेश का एक आरओसी है, हरियाणा का एक आरओसी है, दिल्ली का एक आरओसी है। एक स्टेट का एक आरओसी होता है, बस फिक्स है, एक ही आरओसी होता है, बस खत्म बात। हालांकि हम पढ़ेंगे आगे कि इंडिया में सिर्फ दो ऐसे स्टेट हैं जहां पे एक से ज्यादा आरओसी है। नॉर्मली तो एक राज्य में एक ही आरओसी होता है, पर इंडिया में दो ऐसे राज्य हैं जहां एक से ज्यादा आरओसी है, क्योंकि वहां पर कंपनियां बहुत ज्यादा है, एक अकेला आरओसी नहीं संभाल सकता। लेकिन समझो बच्चों, पहले मैं क्या पढ़ा रहा हूं आपको ये समझो। इस वाले केस में बच्चे ना तो सिटी चेंज हुई है, ना स्टेट चेंज हुआ है, ना ही आरओसी चेंज हुआ है, और ये बहुत बड़ा चेंज भी नहीं है। तो अगर आप अपनी कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस इस तरह से चेंज कर रहे हो कि ना तो आपकी सिटी चेंज हो रही है ना, विद इन दी सेम सिटी, मतलब सेम सिटी के अंदर ही रहोगे आप, आपने सिटी भी चेंज नहीं करी, आपने स्टेट राज्य भी चेंज नहीं करा, आपने आरओसी भी चेंज नहीं करा, तो ये बहुत बड़ा चेंज माना ही नहीं जाता। दिस डज नॉट अमाउंट टू चेंज ऑफ एमओए। इसको मेमोरेंडम का एक तरीके से ऑल्ट्रेशन माना ही नहीं जाता, क्योंकि ये सेम सिटी में हो रहा है और इसमें आपको कंपनी के मेंबर से भी नहीं पूछना पड़ता, बस कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर खुद से तय कर ले। एग्जाम्पल के तौर पे समझिए मोहित बंसल क्लासेस जयपुर के अंदर है, कोई ऐसा बच्चा जो दिल्ली से मेरे से कोचिंग लेने के लिए आया मेरे इंस्टीट्यूट में, और कल को अगर मैंने जयपुर में लाल कोठी
से 22 गोदाम पे चला गया, क्या उस बच्चे का नुकसान हो गया? क्या नहीं हुआ यार उसका नुकसान। तुम मोहित बंसल क्लासेस से पढ़ना चाहते थे ना, मैं ही पढ़ा रहा हूँ। जयपुर में पढ़ना चाहते थे, जयपुर में ही पढ़ा रहा हूँ। तो आपसे मैं क्यों पूछूं, बच्चों से मैं क्यों पूछूं, मेंबर्स से मैं क्यों पूछूं? तो अगर सेम सिटी में चेंज कर रहे हो ना, तो मेंबर्स से नहीं पूछना पड़ेगा, बस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बोर्ड रिजोल्यूशन से ऑल्टर कर दो। बच्चा बोलता है मैं समझ गया सर, मैं समझ गया कि अगर हम अपनी कंपनी के रजिस्टर्ड ऑफिस को इस तरह से चेंज करें कि हमारा शहर भी वही रहेगा, हमारा स्टेट भी सेम रहेगा, हमारा आरओसी भी सेम रहेगा, कुछ भी चेंज नहीं होगा, बस जगह चेंज होगी, बाकी सिटी या टाउन या विलेज सेम रहेगा। तो सर ये बहुत बड़ा चेंज नहीं है, मेंबर्स से नहीं पूछना, बोर्ड रिजोल्यूशन से काम हो जाएगा। हाँ, बस आरओसी को हमें नया एड्रेस बताना है, और उसके लिए हम ई फॉर्म INC 22 30 दिन में फाइल करके, 30 दिन कब से, जब से आपने चेंज किया है उसके 30 दिन के अंदर ई फॉर्म INC 22 ROC को फाइल कर देंगे और अपना नया एड्रेस बता देंगे। समझ गया? लेकिन सर अगर सर कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस पहले जयपुर में था, अब अजमेर में जा रहा है, मतलब सिटी चेंज हो रही है, हालांकि स्टेट चेंज नहीं हो रहा है क्योंकि स्टेट आज भी राजस्थान है, और आरओसी भी चेंज नहीं हो रहा है क्योंकि मैंने बोला था राजस्थान का एक आरओसी होता है, एक स्टेट का एक आरओसी। सिटी चेंज हो रही है तो उस केस में कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे बोर्ड रिजोल्यूशन से काम हुआ था, यहाँ जनरल मीटिंग स्पेशल रिजोल्यूशन। तो स्टूडेंट बोलता है सर इसमें सिटी चेंज कर रहे हो, स्टेट सेम है और आपका आरओसी भी सेम है, तो यहाँ पे बोर्ड रिजोल्यूशन था, यहाँ जनरल मीटिंग में स्पेशल। यहाँ पर सर हमने एक ही ई फॉर्म फाइल किया था INC 22, क्योंकि उसमें हमको नया एड्रेस बताना था। यहाँ 2 फाइल करने, INC 22 तो फाइल करना है क्योंकि रजिस्टर्ड ऑफिस नया एड्रेस हमें आरओसी को बताना है। मैंने बोला था जब भी कभी स्पेशल रिजोल्यूशन पास होता है MGT 14 आपको फाइल करना पड़ता है 30 दिन के अंदर स्पेशल रिजोल्यूशन रजिस्टर कराने के लिए। देख बच्चे यहाँ पे लिखा हुआ है सब कुछ। स्टूडेंट बोला सर अगर मैं इस बात को बहुत ही शॉर्ट में और खुद से लिखना चाहूं तो क्या सर मैं ऐसे लिख दूं क्या सर? इस बात को मैं ऐसे लिख दूं सर, सेम सिटी आरओसी और स्टेट, मतलब कुछ भी चेंज नहीं हुआ, तो बोर्ड मीटिंग बोर्ड रिजोल्यूशन ओनली INC 22। और अगर मैं लिख दूं सिटी चेंज बट सेम आरओसी और सेम स्टेट, तो जनरल मीटिंग स्पेशल रिजोल्यूशन INC 22 फाइल होगा प्लस MGT 14 भी फाइल होगा। इसमें स्पेशल रिजोल्यूशन की कॉपी जाएगी, इसमें आरओसी को हम नया एड्रेस बताएंगे। स्टूडेंट बोलता है समझ गया सर मैं, लेकिन सर फिर एक डाउट है। मैंने कहा बताओ। बोले सर अभी तक आपने मुझे रजिस्टर्ड ऑफिस 2 तरीके से ऑल्टर करना समझा दिया, मैं समझ गया, अब मेरी नेक्स्ट बात आ जाती है सर। अब मेरा नेक्स्ट ये आ जाता है सर कि आपने बोला वैसे तो पूरे इंडिया में, पूरे भारत में एक स्टेट में एक आरओसी है, लेकिन आपने बोला इंडिया में 2 ऐसे स्टेट है जहां पर एक से ज्यादा आरओसी है। ऐसा कौन सा है? एक तो है बच्चे महाराष्ट्र, क्योंकि वहां पुणे में भी आरओसी है और वहां मुंबई में भी आरओसी है क्योंकि कंपनियां बहुत ज्यादा है। और ऐसे एक है तमिलनाडु। सिर्फ 2 ऐसे स्टेट है जहां पर एक से ज्यादा आरओसी है। और बच्चे जो हम थर्ड वाला चेंज अब पढ़ रहे हैं, अब जो हम थर्ड वाला चेंज पढ़ रहे हैं, इसमें आपका स्टेट सेम रहेगा, स्टेट चेंज नहीं होगा, पर आरओसी चेंज हो जाएगा। स्टेट सेम है बच्चे, आपका स्टेट सेम ही रहेगा पर आरओसी चेंज हो जाएगा। वो कैसे होगा? ध्यान से देखें। एक कंपनी है मारुति सुजुकी, उसका अभी रजिस्टर्ड ऑफिस मुंबई में है, मतलब महाराष्ट्र में है। अब वो अपना रजिस्टर्ड ऑफिस चेंज करके पुणे में जाना चाहती है, मतलब महाराष्ट्र में, तो स्टेट तो सेम है, सेम स्टेट, पर आरओसी चेंज हो रहा है बच्चे, आरओसी चेंज हो रहा है। अब ये कैसे होगा, क्या प्रोसेस होता है? ध्यान से देखें। जो कंपनी है वो रीजनल डायरेक्टर से अप्रूवल लेगी। किससे अप्रूवल लेगी कंपनी? रीजनल डायरेक्टर से, कि क्या मैं सेम स्टेट मतलब महाराष्ट्र में चेंज कर लूं आरओसी मुंबई से पुणे, और एप्लीकेशन ई फॉर्म INC 23 में लगेगी।
रीजनल डायरेक्टर 30 दिन में जवाब देगा, या तो बोलेगा कर लो या फिर बोलेगा मत करो। अगर उसने मना कर दिया मैटर खत्म, हमें आगे का प्रोसेस ही नहीं पढ़ना क्योंकि उसने मना कर दिया। लेकिन वो बोलता है कि कर लो, 30 दिन में उसको जवाब देना है। और अगर रीजनल डायरेक्टर का जवाब आया कि हाँ जी आप ऑल्टर कर सकते हो, तो सपोज बच्चे मैं यहाँ पे डेट भी लिखता रहता हूँ, साथ में डेट लिख देता हूँ। मारुति सुजुकी ने एप्लीकेशन लगाई 1 अगस्त 2022 को, तो इसको कितने दिन में जवाब देना है? 30 दिन में। तो 30 अगस्त 2022 तक जवाब आ जाना चाहिए रीजनल डायरेक्टर का। अगर अप्रूवल किया तो मारुति सुजुकी अब रीजनल डायरेक्टर के ऑर्डर की कॉपी आरओसी को देगी, दोनों आरओसी को। क्योंकि अगर मारुति कंपनी डायरेक्टली आरओसी के पास में जाती, मुंबई और पुणे दोनों आरओसी के पास, और बोलती कि मेरा रजिस्टर्ड ऑफिस चेंज कर दो, तो वो बोलते रीजनल डायरेक्टर से अप्रूवल लाओ। तो पहले ही लिया है हम अप्रूवल, झंझट ही नहीं है यार, पहले ही अप्रूवल लिया है हम। और उस अप्रूवल की कॉपी 60 दिन के अंदर हमने दोनों को फाइल कर दी। तो 60 दिन काउंट कर लो यहां से। तो अगस्त का महीना है, तो सितंबर और अक्टूबर, 29 अक्टूबर 2022, इस दिन तक हमें दोनों को, न्यू आरओसी को और पुराने आरओसी को, न्यू आरओसी और पुराने आरओसी दोनों को ऑर्डर की कॉपी भेज देनी है। क्लियर है? स्टूडेंट बोलता है समझ गया सर। नया आरओसी क्या करेगा? नया आरओसी यहां से 30 दिन के अंदर, नया आरओसी यहां से 30 दिन के अंदर नया सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इशू कर देगा। मतलब 28 नवंबर तक वो नया सर्टिफिकेट इशू कर देगा। और पुराना वाला आरओसी 60 दिन के अंदर कंपनी के डॉक्यूमेंट्स नए वाले आरओसी को देगा। देखो पुराने वाले आरओसी के पास में कंपनी के डॉक्यूमेंट्स है, अब उसे वो कंपनी डॉक्यूमेंट्स कंपनी के ढूंढने पड़ेंगे, उनकी फाइल बनानी पड़ेगी, उसे टाइम ज्यादा चाहिए, इसलिए हम उसको 60 दिन का टाइम दे रहे। तो यहां से 60 दिन, यहीं से 60 दिन ओल्ड वाले को मिलेंगे, यहीं से 30 दिन न्यू वाले को लेंगे, कि नए वाले को तो बस सर्टिफिकेट बना के इशू करना है, तो वो तो 28 नवंबर 2022 तक कर देगा, और इसको करना है 28 दिसंबर 2022 तक। ये 60 दिन। क्लियर? और पुराने वाले आरओसी ने 60 दिन के अंदर ये डॉक्यूमेंट्स नए को ट्रांसफर कर दिए, नया वाला अब अगले 30 दिन के अंदर इन्हें अपने पास रजिस्टर कर देगा। मतलब 27 जनवरी 2023 तक वो अपने पास में रजिस्टर कर लेगा। मैं दोबारा से एक बार पूरा समझा देता हूं कि अगर कोई कंपनी अपना रजिस्टर्ड ऑफिस चेंज कर रही है, उसका आरओसी चेंज हो रहा है, आरओसी चेंज हो रहा है लेकिन स्टेट सेम रहेगा, तो फिर उस केस में उसे रीजनल डायरेक्टर से पूछनी पड़ती है आईएनसी 23 में। 30 दिन के अंदर रीजनल डायरेक्टर जवाब देता है, उसके 60 दिन के अंदर उस रीजनल डायरेक्टर के ऑर्डर की कॉपी दोनों आरओसी को जाती है। यहां से 30 दिन के अंदर नया वाला आरओसी नया सीओआई दे देता है, और 60 दिन के अंदर पुराना वाला आरओसी डॉक्यूमेंट नए को ट्रांसफर कर देता है। नया वाला आरओसी 30 दिन में उन डॉक्यूमेंट्स को अपने पास रख लेता है। लास्ट आता है स्टेट भी चेंज हो रहा है, स्टेट भी चेंज हो रहा है। मतलब आप राजस्थान से और उत्तर प्रदेश यूपी में जा रहे हो, स्टेट भी चेंज हो रहा है। तो स्टूडेंट मैं आपको बता दूं, प्रोसेस जो है ना, इसकी जो कंडीशंस है, इसका जो प्रोसेस है वो सेम रहेगा। जो हमने थर्ड वाला पढ़ा था वो एज इट इज सेम रहेगा, है ना, सब कुछ सेम रहेगा। बस आपको रीजनल डायरेक्टर से नहीं पूछना बल्कि सेंट्रल गवर्नमेंट से पूछना है, दैट्स इट। क्योंकि स्टेट चेंज हो गया ना, इससे पहले वाला जो हमने देखा था उसमें क्या था, सेम स्टेट था, तो ये एक ही स्टेट की पावर थी। लेकिन अब की बार हमने स्टेट चेंज कर दिया, तो हमने जो अभी थर्ड प्रोसेस पढ़ा एज इट इज वो है कि से अप्रूवल देनी है, उसके बाद 30 दिन में जवाब आएगा, 60 दिन के अंदर ऑर्डर की कॉपी दोनों के पास जाएगी, नया वाला आरओसी 30 दिन में नया सीओआई दे देगा, पुराना वाला जो है वो 60 दिन में सब कुछ एज इट इज है। बस चेंज क्या करना है, रीजनल डायरेक्टर से अप्रूवल नहीं लेंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट से लेंगे, क्योंकि अब स्टेट भी चेंज हो गया। बच्चा बोलता है ये तो मैं समझ गया सर, ये तो मैं समझ गया कि इस फोर्थ वाला जो हमने रजिस्टर्ड ऑफिस चेंज किया है, इसमें स्टेट भी चेंज हो रहा है, तो इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट आ जाएगी, क्योंकि ये सेंट्रल लेवल का काम हो गया। पर सर ऐसा कोई कंपनी करती क्यों है?
कोई कंपनी ने बहुत 10-15 साल तक एक राज्य एक स्टेट में काम किया, अब छोड़ के नए में जा रही है। हो सकता है उस स्टेट में उसका काम धंधा बढ़िया नहीं चल रहा है, ज्यादा इकोनॉमिकली ज्यादा एफिशिएंटली के लिए जा रही हो, किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के लिए जा रही हो। उस ऑब्जेक्ट में जैसे गुजरात के अंदर आपने क्या किया था, आपने आपकी अभी तक कंपनी चल रही थी गुजरात में और आप एल्कोहल बनाते थे, लेकिन गुजरात में एल्कोहल को बैन कर दिया गया, तो वो आपका ऑब्जेक्ट उस स्टेट में फ्रॉडुलेंट हो गया, दूसरे स्टेट में चले जाओ। या आपने अपनी कंपनी, आपकी कंपनी थी राजस्थान में, आपने उसको रिलायंस जो यूपी में है उसके साथ में मर्ज कर दिया, किसी भी वजह से अगर ऑल्टर हो रहा है तो प्रोसेस एज इट इज रहेगा, कंडीशंस पूरी सेम रहेंगी, बस रीजनल डायरेक्टर की जगह आपको सेंट्रल गवर्नमेंट से अप्रूवल लेनी है, दैट्स इट, बाकी सब कुछ एज इट इज है। स्टूडेंट बोलता है सर अभी तक मैं नेम क्लॉज ऑल्टर करना समझ गया हूं, एग्जांपल से आपने बढ़िया समझाया, मजा आ गया मेरे को। रजिस्टर्ड ऑफिस को मैं चारों तरीके से ऑल्टर करना समझ गया हूं सर, मुझे समझ में आ गया। अब चलते हैं सर, ऑब्जेक्ट क्लॉज को ऑल्टर करना बता दो। बहुत ध्यान से देखो, अगर कोई भी कंपनी अपना ऑब्जेक्ट चेंज करना चाहती है, जैसे एग्जांपल के तौर पे मोहित बंसल क्लासेस, अभी तक एजुकेशन उसका मेन ऑब्जेक्ट है। मान लीजिए कल को मोहित बंसल क्लासेस अपना इस ऑब्जेक्ट को चेंज करके और कल को किसी दूसरे में आना चाहती है, जैसे प्लास्टिक बोतल मैन्युफैक्चर करना चाहती है, मतलब ऑब्जेक्ट क्लॉज को चेंज करना चाहती है, तो बहुत सिंपल है, जनरल मीटिंग के अंदर स्पेशल रिजोल्यूशन पास करवाओ, मतलब मेंबर से 75% अप्रूवल ले लो और 30 दिन में MGT 14 फाइल कर दो ROC, हो गया ऑल्टर। सर हो गया ऑल्टर, हो गया ऑल्टर, मतलब सर आप ये बोल रहे हो कि अगर कोई भी कंपनी अपना ऑब्जेक्ट क्लॉज चेंज करना चाहती है, एक कंडीशन है छोटी सी, जनरल मीटिंग में SR पास करवाओ, ऐश करो, 30 दिन में MGT 14 खत्म। बोला सर अब मैं समझ गया, लेकिन स्टूडेंट बोलता है लेकिन सर मेरा एक डाउट है सर। मैंने कहा बोलो क्या डाउट है। बोला सर आप ये समझिए कि एक कंपनी है सर, उसका नाम है लॉयड कंपनी, और ये लॉयड कंपनी AC बनाती है, ये इसका ऑब्जेक्ट है। अब सर ये कंपनी क्या हुआ, लॉयड कंपनी AC बनाती है, ठीक है। अब सर ये कंपनी ना एक पब्लिक ऑफर लेकर आई, इसने न्यूज़पेपर में पब्लिश किया कि हम एक नया LED प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं, एक नया LED प्रोजेक्ट बनाएंगे, नई टाइप की LED बना रहे हैं जो बिजली बहुत सेव करेगी, इलेक्ट्रॉनिक आइटम में काम करती है, ये AC बनाती है, फ्रिज बनाती है, ये इसका मेन ऑब्जेक्ट है। अब ये पब्लिक में ऑफर लाई कि हम एक नया LED प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं, अगर पब्लिक आप चाहो तो आप इस प्रोजेक्ट में पैसा लगा सकते हो, आप इस प्रोजेक्ट में पैसा लगाओ, फिर ये प्रोजेक्ट बनेगा, फिर ये चालू होगा, फिर ये प्रॉफिट अर्न करेगा और आपको आपका पैसा तो वापस मिलेगा, प्लस आपको एक्स्ट्रा प्रॉफिट भी मिलेगा। तो जिस तरह से बैंक में पैसा रखते हो उस तरह से हमारे प्रोजेक्ट में लगा दो। तो दोबारा से बोलता हूं बच्चों, लॉयड नाम की एक कंपनी है, वो पब्लिक में ऑफर लाई कि हम एक नया प्रोजेक्ट लेकर आ रहे, LED बनाएंगे, क्योंकि हम इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करते हैं, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, आप पैसा लगाओ। तो 100 लोगों ने बच्चों पैसा लगाया, 100 पीपल ने पैसा लगाया, सबने 1 करोड़ रुपए लगाया, तो टोटल 100 करोड़ रुपए कंपनी के पास में आ गए। अब ध्यान रखना बच्चों, कंपनी ने उन 100 करोड़ रुपए को अभी तक यूज नहीं किया, अनयूज्ड टोटली, एक धेला, एक पैसा यूज नहीं लिया अब तक। और अब लॉयड कंपनी उस 100 करोड़ रुपए से LED प्रोजेक्ट नहीं बनाना चाहती, बल्कि एक नया पानी का प्लांट लगाना चाहती है। तो बच्चों अब की बार, अभी तक तो मैंने आपको बताया था ऑब्जेक्ट क्लॉज चेंज करना है, जनरल मीटिंग में SR पास करो, लेकिन वो मैं बोल रहा था जब कंपनी को अपना मेन ऑब्जेक्ट चेंज करना है, जिस ऑब्जेक्ट के लिए कंपनी खुली है। लेकिन अब इस सिचुएशन में मैं ये नहीं बोल रहा हूं कंपनी, लॉयड कंपनी अपना मेन ऑब्जेक्ट ऑल्टर नहीं कर रही है, कंपनी ये नहीं बोल रही है कि मैं इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर नहीं करूंगी, मेन ऑब्जेक्ट चेंज नहीं कर रही है कंपनी, बल्कि कंपनी ये बोल रही है कि वो ऑब्जेक्ट जिसके लिए मैंने पब्लिक से पैसा रेज किया था, मैं उस ऑब्जेक्ट को चेंज करना चाहती हूं। कंपनी मेन ऑब्जेक्ट चेंज नहीं कर रही है,
बल्कि कंपनी बोल रही है कि वो ऑब्जेक्ट जिसके लिए मैंने पब्लिक से पैसा रेज किया था, मैं उस ऑब्जेक्ट को चेंज करना चाहती हूँ। तो फिर उस केस में कंपनी क्या करेगी, उन लोगों की जनरल मीटिंग बुलाएगी जिन लोगों ने पैसा लगाया। तो उस जनरल मीटिंग में कितने लोग आएंगे, 100 लोग आएंगे, और उनसे स्पेशल रिजोल्यूशन पास करवाया जाएगा। मैं दोबारा से बोल रहा हूं, अगर कोई कंपनी वो ऑब्जेक्ट ऑल्टर करना चाहती है जिसके लिए उसने पब्लिक से पैसा रेज किया, ना कि अपना मेन ऑब्जेक्ट, तो उन लोगों की जनरल मीटिंग बुलाई जाएगी जिन्होंने पैसा लगाया था, और उनसे स्पेशल रिजोल्यूशन पास करवाया जाएगा। अब सपोज करो 100 लोग आए टोटल, 100 लोगों ने पैसा लगाया था, उसमें से 90 लोगों ने बोला कि हम नए ऑब्जेक्ट के लिए तैयार हैं, आप पानी का प्लांट खोलो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 10 लोगों ने मना कर दिया, मतलब अपनी डिसेंट शो कर दी। डिसेंट का मतलब हम तैयार नहीं है, डिसेंटिएंट लोग है ना, डिसेंटिएंट मेंबर्स। तो स्पेशल रिजोल्यूशन तो पास हो गया, अब हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो तो चेंज होगा, इसकी जगह ये हो जाएगा। लेकिन उन 10 लोगों का नुकसान नहीं करो ना। तो जो लोग डिसेंट हैं, जो लोग मना कर रहे हैं, उनको उनका पैसा वापस दे देंगे। तो 10 लोगों का 10 करोड़ रुपया, सबने 1-1 करोड़ दिया था, 10 लोगों को उनका 1-1 करोड़ पैसा वापस कर देंगे, और ये पानी का प्लांट बचे हुए 90 लोगों के 90 करोड़ से आगे चलेगा। तो अगर कोई भी कंपनी वो ऑब्जेक्ट ऑल्टर करना चाहती है जिसके लिए पब्लिक से पैसा रेज किया है, तो पहली कंडीशन, पूरा पैसा टोटली अनयूज्ड होना चाहिए। अगर एक सिंगल धेला भी यूज, चवन्नी 25 पैसा भी यूज में आ जाते हैं ना 100 करोड़ में से, तो फिर ये ऑब्जेक्ट ऑल्टर नहीं होता। दूसरा, सिर्फ उन लोगों की जनरल मीटिंग बुला के एसआर पास करवाओ। और तीसरी बात, जो लोग मना कर रहे हैं उनको उनका पैसा वापस दे दो। स्टूडेंट बोलता है सर मैं समझ गया, इसके अलावा इस बात को न्यूज़पेपर में पब्लिश कर दो, इस बात को वेबसाइट पर पब्लिश कर दो, जिससे दुनिया को पता चल जाए कि अब ये कंपनी ये वाले प्रोजेक्ट के लिए नहीं बल्कि फलाने वाले प्रोजेक्ट के लिए काम कर रही है। तो इस बात को न्यूज़पेपर और वेबसाइट पे पब्लिश कर दो। स्टूडेंट बोलता है सर मैं समझ गया, और आपने मुझे ऑल्टरेशन ऑफ एमओए में नेम को ऑल्टर करना सिखा दिया, रजिस्टर्ड ऑफिस को चारों तरीके से ऑल्टर करना समझा दिया, और ऑब्जेक्ट क्लॉज को भी ऑल्टर करना समझा दिया। सर अब आगे चलते हैं और आगे मुझे आप एओए को भी ऑल्टर करना समझा दो। अरे बड़ा सिंपल है, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन ऑल्टर करने, आंख बंद करो, कंपनी की जनरल मीटिंग बुलाओ, स्पेशल रिजोल्यूशन पास करवाओ, 30 दिन के अंदर एमजीटी 14 फाइल करो, चलो ऐश करो, हो गया एओए ऑल्टर। अच्छा सर, लेकिन सर एक बात बताओ, सर एक बात बताओ, सर एक कंपनी है सर, वो कंपनी प्राइवेट है सर, अब हम उस कंपनी के एओए को ऑल्टर कर रहे हैं सर, और हम इस तरीके से ऑल्टर कर रहे हैं कि अभी तक तो वो कंपनी प्राइवेट है, मतलब एओए में रेस्ट्रिक्शंस आती हैं जो आपने मुझे पढ़ाई थी सेक्शन 2 सबसेक्शन 68 की, सेकंड क्लास में पढ़ाई थी आपने मुझे सेकंड वाले लेक्चर में। लेकिन सर वो रेस्ट्रिक्शंस अब नहीं आएंगी, अब वो रेस्ट्रिक्शंस रिमूव हो जाएंगी। हाँ, तो बेसिकली प्राइवेट से पब्लिक कर रहे हो कंपनी को, तो कर लो, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें तो हो जाएगी आराम से। लेकिन सर एक बात बताओ, अगर हम इस तरह से ऑल्टर कर रहे हैं कि एक कंपनी जो पब्लिक है और जिसके अंदर रेस्ट्रिक्शंस अभी तक नहीं आती लेकिन अब आने लग जाएंगी, अब वो रेस्ट्रिक्शन ऐड हो जाएगी, हाँ तो पब्लिक से प्राइवेट कर रहे हो, सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रूवल ले लेना, पहले ही पढ़ा चुका हूं मैं ऑलरेडी, ये बात यहाँ पर लिखी हुई है, देखो ये सब बातें यहाँ पे लिखी हुई है बच्चों, सब बातें। तो कोई भी अगर पूछे आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन ऑल्टर करने कैसे करूं, जनरल मीटिंग होल्ड करो, स्पेशल रिजोल्यूशन पास करो, 30 दिन में एमजीटी 14 फाइल करो, खत्म। अगर मैं एओए ऐसे ऑल्टर कर रहा हूं कि कंपनी अभी प्राइवेट है, पब्लिक हो जाएगी, हाँ तो जनरल मीटिंग स्पेशल रिजोल्यूशन। अगर कंपनी पब्लिक से प्राइवेट हो जाएगी, हाँ तो जनरल मीटिंग स्पेशल रिजोल्यूशन सब कुछ सेम होगा, बस सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रूवल और ले लेना। तो अगर मैं इसको सिंपली यूं लिख दूं कि एओए ऑल्टर जनरल मीटिंग स्पेशल रिजोल्यूशन, इस तरीके से चेंज कर रहे हो कि कंपनी प्राइवेट से पब्लिक हो रही है, हाँ तो सेम है। इस तरह से कर रहे हो कि पब्लिक से प्राइवेट हो रही है, हाँ तो सेम है, बस सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रूवल और ले लेना, दैट्स इट। स्टूडेंट बोलता है सर मैं आज की क्लास में आपसे ये समझ गया एमओए क्या होता है,
एओए क्या होता है, एमओए सेक्शन 4 में आता है, एओए सेक्शन 5 में आता है, एमओए को ऑल्टर कैसे करते हैं सेक्शन 13 में, और एओए को ऑल्टर कैसे करते हैं सेक्शन 14 के अंदर। सर मैं यहाँ तक की पूरी बात अभी तक समझ चुका हूँ। अब बाकी का जो कंसेप्ट है बच्चों वो हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। आज की क्लास में हम यहीं पे खत्म करते हैं। अगर बच्चों आपको क्लासेस परचेज करनी है तो फिर आप इस नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप या टेलीग्राम करके क्लासेस परचेज कर सकते हैं। और 2022 में जून में और मई में जिन बच्चों के एग्जाम से उनके लिए स्पेशल डिस्काउंट चल रहा है। कोई सा भी सब्जेक्ट की क्लासेस परचेज करो 2000 रुपए में आपको मिल जाएगी। अनलिमिटेड रिवीजन होगा, जितनी बार चाहो रिवाइज करो, जितनी बार चाहे पढ़ लो, अनलिमिटेड रिवीजन। चलिए बाकी का हम अपनी नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे बच्चों। थैंक यू।